सो हेलो बच्चों, हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर लिए। नाउ कंपैरिजन ऑफ ऑल फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कैसे ये आपस में रिलेट कैसे करती हैं, डिफरेंशिएशन 1 1 2 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो क्या रहता है, सबसे पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। स्मॉल मैग्नीट्यूड रहता है, सिंपल सी बात है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब हम ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर स्लाइटली चेंज करता है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर जो रहती है वो स्लाइटली चेंज रहती है एज कम्पेयर टू एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। डिफिकल्ट टू मेजर प्रिसाइजली, इतना ईजी नहीं रहता ये वेपर प्रेशर आइडेंटिफिकेशन जो रहती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट जिसको आप बोलते हो कि हम एग्जैक्ट कंपोजिशन या आप ये बोलोगे कि एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट रहता है। फॉर्म्स द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर अदर प्रॉपर्टीज। प्रैक्टिकली वेरिएशन रहती है, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल ये दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज वेल एज ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो, उनके लिए ये थ्योरेटिकल बेस जनरेट करती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। ये वेपर प्रेशर लोअरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक तरह से डिफ्रेंशिएशन है या सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हमने डिस्कस की थी। मॉडरेट मैग्नीट्यूड रहता है जो हम ऑब्जर्व वैल्यूज करते हैं, दैट इज 0.5 to 5 केल्विन पर मोलर तक ये वेरिएशन रहती है, 5 केल्विन तक मैक्सिमम और स्टार्टिंग 0.5। ओके, अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरिएशंस, सिंपल सी बात है, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा आएगी, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा वहाँ पे वेरिएशन कम आएगी। तो मतलब ये टोटली एक तरह से आप कह सकते हो कि डिपेंड करती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरिएशन के ऊपर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो ये भी वेरी करेगा। थर्ड, यूजफुल फॉर मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ हीट स्टेबल कंपाउंड, ये जरूर नोट कर लेना है, हीट स्टेबल कंपाउंड। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हेल्प करती है जो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, टाइप ऑफ सोल्यूट फाइंड करने के लिए। आपके पास सोल्यूशन है, उसमें कौन सी टाइप का सोल्यूट प्रेजेंट है, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए ये हेल्प करती है। लेकिन कौन से सोल्यूट हीट स्टेबल कंपाउंड जो रहेंगे उनके लिए, जो हाई टेम्परेचर पे भी क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, डिकम्पोज नहीं करते हैं, जिनमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल रहती है। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम बात करते हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो है तो दोनों मिलती जुलती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इसका मैग्नीट्यूड लार्जर रहता है। जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है दैट इज द लार्जेस्ट रहता है अमंग ऑलमोस्ट ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली होती है। नेक्स्ट, लेस अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। लाइक जैसे इस केस में किसका इफेक्ट पड़ रहा था, एटमॉस्फेरिक वेरिएशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरिएशन का इफेक्ट पड़ रहा था। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के केस में एक्सटर्नल फैक्टर दैट टेम्परेचर फैक्टर और प्रेशर स्पेशली उसका कम इम्पैक्ट रहता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता। थर्ड, वाइडली यूज्ड फॉर मोलर मास डिटर्मिनेशन, वो तो है ही इसमें, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, वेरिएशन ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन, मोलर मास डिटर्मिनेशन के लिए, टाइप ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आइडेंटिफाई करने के लिए इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ काफ़ी हद तक हम करते हैं, कौन सा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देन लास्ट कम्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की जब आप बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड शो करता है। तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा इसका रहता है। सेकंड नंबर पे होता है आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। 2.5 एटमॉस्फेयर 4.1 मोलर के लिए होता है, ये जो वेरिएशन रहती है कितनी, 2.5 एटमॉस्फेयर 4.1 मोलर एट 300 केल्विन। 300 केल्विन मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस, कोई रूम टेम्परेचर के आसपास मेजरमेंट होती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ये चीज़ कि
ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल स्पेशली। उसका कारण यही रहता है कि मैग्नीट्यूड लार्ज प्रोड्यूस होता है इवन वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशंस के केस में। मोस्ट सेंसिटिव फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया ही है, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आता है, जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं, वो लार्जेस्ट आती है। देन आइडियल फॉर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स की टाइप को चेक करने के लिए, उनके मोलर मास डिटर्मिनेशन के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। लेकिन अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस होगी, मॉलिक्यूलर मास की डिटर्मिनेशन करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो कुछ केसेस में ये पाया गया कि जो मॉलिक्यूलर मास हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाई करते हैं, वो मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस से वेरी कर जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, जब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को स्टडी किया गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट टू, तो वहाँ से उसका जो मॉलिक्यूलर मास हम डिटरमिन करते हैं वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से वेरी कर जाता है। बेंजोइक एसिड के केस में भी ऐसे ही होता है। तो व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है? व्हाई, यह मीन्स से ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया था कि molecular mass determined by using a particular colligative property gets, you can say, changed or does not follow the actual mass, जो actual molecular mass होता solute रहता है। तो why this happens, इसको स्टडी किया गया था by van Hoff। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट जो था वो था आपका van Hoff। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस जिसको हम बोलते हैं, टॉपिक है ये एबनॉर्मल मोलर मासेस। इसमें क्या रहता है, जैसे मैंने डिस्कस किया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट टू जो मॉलिक्यूलर मास हम डिटरमिन करते हैं वो एक तरह से डिसएग्री करता है विद द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड मोलर मासेस फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफर फ्रॉम देयर ट्रू केमिकल मॉलिक्यूलर मासेस। These abnormal values arise, क्यों राइज होती हैं? Because association और dissociation of the solute particle in the solution। जब स्टडी किया गया इसको by van Hoff साइड थे जिन्होंने इसको स्टडी किया था, जब उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जहाँ भी वेरिएशन आती हैं उनको स्टडी किया, तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन नोट की कि जस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही आप इवन पर्टिकुलर सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हो, या तो सोल्यूट डिसोशिएट कर जाता है या वो एसोशिएट कर जाता है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर। तो जाहिर सी बात है दोनों केसेस में जब सोल्यूट डिसोशिएट करेगा या सोल्यूट एसोशिएट करेगा, दोनों केसेस में होगा क्या? कंटेंट चेंज हो जाएगा, वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? चेंज हो गए। तो अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो क्या आएगा? चेंज्ड मॉलिक्यूलर मास आएगा, वो एक्चुअल केमिकल मोलर मास के साथ मैच नहीं करेगा, एग्री नहीं करेगा, डिसएग्री होगा। तो एसोसिएशन के केस में सोल्यूट मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन जो होगा वो चेंज करेगा। डिसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूल स्प्लिट कर जाते हैं, जैसे NaCl की मैं एग्जांपल दे रहा था। तो NaCl को जब आप पाउडर में ऐड करते हो तो इमीडिएटली NaCl आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl9 में, इसको डिसोसिएशन हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो उस वजह से भी जो मोलर मास है वो क्या कर गया? चेंज हो गया, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग उस चीज़ के ऊपर करती है। सो दी डेविएशंस के विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर बिहेवियर को जब स्टडी किया गया, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टडी किया गया, तब ये सामने आई चीज़ें कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस के पीछे का जो बेसिक कॉज है वो ये दो फैक्टर है, ईदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नाउ डिसोसिएशन के केस में दे सेपरेट इनटू इंडिविजुअल आयन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आयनिक सॉल्यूशंस। आयनिक सोल्यूट जो आपके पास होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये जैसे सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं वाटर वगैरह में, तो ये इमीडिएटली क्या कर जाते हैं? ब्रेक कर जाते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस। और इसकी वजह से जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड मोलर मास रहता है आपका, वो क्या कर जाता है? अपीयर्स लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू।
वो एक्चुअल वैल्यू से लोअर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पार्टिकल डिसोशिएट कर गया। अब वो एक पार्टिकल के मास को उठाएगा तो एक पार्टिकल का मास कंपाउंड के मोलर मास से क्या करेगा, वेरी करेगा उस केस में, तो लोअर हो जाता है। फॉर एग्जांपल KCl की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, 74.5 होता है एक्चुअल मोलर मास ऑफ द KCl, 74.5 ग्राम पर मोलर मास। जब ये कंप्लीट डिसोसिएशन एपरेंट मोलर मास वुड 37.25 ग्राम पर मोल के आसपास ऑब्टेन होता है आफ्टर डिसोसिएशन। कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितना डिकम्पोज कर रहा है, कितना एसोसिएट कर रहा है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। So these explains why the effective number of particles from an electrolyte changes with dilution। कैसे कैसे चेंजेस आती हैं, ये मॉलिक्यूलर मास कैसे वेरी कर रहा है, डेविएट कर रहा है, ये सारी स्टडी की गई थी बाय वॉन हॉफ। क्लियर। एसोसिएशन प्रोसेस में भी इसी तरह से डिस्कस किया गया। लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स जैसे बेंजीन के केस में सर्टेन मॉलिक्यूल्स डाइमर की फॉर्म में कंबाइन कर जाते हैं, लार्जर एग्रीगेट्स बन जाते हैं, उसका रिजल्ट क्या बनता है, जो मॉलिक्यूलर मास है वो नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। पिछले केस में क्या था, स्मॉल मॉलिक्यूलर मास दैट इज लोअर मॉलिक्यूलर मास प्रोड्यूस हो रहा था बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हायर मॉलिक्यूलर मास प्रोड्यूस होता है सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे डाइमर दैट इज एसोसिएट कर जाते हैं पार्टिकल्स, ये चीज़ें रहती हैं। तो एसोसिएशन मोस्टली किस केस में रहती है, non-polar solvents where hydrogen bonding between solute molecule is stronger than the solute solvent interaction. This phenomena significantly affect the behavior of carboxylic acid, alcohol, amines। इन सभी केसेस में ये फिनोमेना जो है वो टेक्स प्लेस करता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बात की, वॉन हॉफ ने ये सारी चीज़ें स्टडी की थी, तो उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोला जाता है वॉन हॉफ फैक्टर, आई फैक्टर के नाम से इसको जाना जाता है, आई फैक्टर। वॉन हॉफ फैक्टर क्वांटिफाई द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। ये हमें बताता है कि किस एक्सटेंट तक जो आपका सॉल्यूट है वो एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहा है इन द सॉल्यूशन। कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं आई फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, क्या करेंगे, रेशो लेंगे। कौन सी रेशो, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ओवर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल एन जिसको नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, और एम एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कौन सा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्टेन हुआ है, और नॉर्मल जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है बाय द केमिकल फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा आपके पास आई फैक्टर, फर्स्ट मेथड टू डिटरमिन द आई फैक्टर। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, वो एबनॉर्मल होगा। जो केमिकल फॉर्मूला के विद रिस्पेक्ट टू आप फाइंड आउट कर रहे हो वो नॉर्मल होगा। आपने दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, नॉर्मल ओवर एबनॉर्मल। आपके पास आई फैक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते, मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में नहीं फाइंड करना, तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कौन सी, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो बाय गिवन कंडीशंस, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्चुअल थी, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड थी वो। तो ऑब्जर्व्ड ओवर कौन सी, कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड कौन सी, जो आपने फ्रॉम गिवन कंडीशन आइडेंटिफाई की, वो होगी ऑब्जर्व। और कैलकुलेटेड जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, दैट इज यहाँ पे ऑब्जर्व कौन सी है, जो आपने कैलकुलेट की फ्रॉम द गिवन कंडीशंस, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड जो एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। इसके तरह से हम लोग सेकंड मेथड के थ्रू आई फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा रहता है, मान लीजिए दोनों एप्लीकेबल है, तो हमारे पास थर्ड मेथड रहता है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
जब आपके डिसोसिएशन एसोसिएशन होगी तब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास हैं, उनको डिवाइड करेंगे किसके साथ, मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 मेथड्स रहते हैं आपके पास टू डिटरमिन द आई फैक्टर, जिसको हम वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, विच प्रोवाइड अस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये वांट ऑफ ने इंट्रोड्यूस करवाया था सारे के साथ। इज दैट क्लियर? इंट्रोड्यूस बाय इसने वांट ऑफ 1880। दिस फैक्टर allows accurate calculation of colligative properties when accounting for real solution behavior rather than ideal expectations। आइडियल सोल्यूशन के लिए तो पॉसिबिलिटीज कम है, ठीक है, सारे सोल्यूशंस क्या होते हैं, रियल सोल्यूशन होते हैं। तो रियल सोल्यूशन होते हैं तो ये डेविएशन आएंगी। तो वांट हॉफ ने अपना फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था, वांट ऑफ फैक्टर, आई फैक्टर, जिसके विद रिस्पेक्ट टू इन डेविएशंस को स्टडी किया गया था। ओके, नाउ अब कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा कि डिसोसिएशन हुई या एसोसिएशन? जब ये आप रेशो लोगे तो वहाँ से जो आई की वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी। अगर आई ग्रेटर देन 1 आ रहा है, देखिए अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं आएगी तो उस केस में तो दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम, तो आई तो आएगा 1। तो आई इक्वल टू 1 के लिए जो आपका सॉल्यूट रहेगा ना तो वो एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट करेगा। लेकिन जब एसोसिएशन डिसोसिएशन होगी तो अल्टीमेटली अगर आई ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो क्या होगा, दैट इज dissociation of the electrolyte will takes place, dissociation of solute will takes place in the solution if I is greater than 1। okay, second, अगर I less than 1 आ रहा है, I की वैल्यू less than 1 आ रही है तो उस केस में क्या होगा, association will takes place, association of solute particle will takes place। I factor find out कैसे करना है, by these 3 formulas, any one, कोई भी एक लेकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दिस इज अबाउट द वांट ऑफ फैक्टर। उसको करेक्शन फैक्टर भी बोला जाता है। करेक्शन किसकी, करेक्शन ऑफ ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास विच वी डिटरमिन बाय यूजिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो रिलेशनशिप्स थे उनको क्या किया गया, वांट ऑफ ने एक तरह से मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करवाई थी। कैसे? बाय इक्वेटिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू आई फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव लोडिंग ऑन पेपर प्रेशर आई फैक्टर के साथ P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, जिसको हमने ऐसे भी लिखा था PA नॉट माइनस PA ओवर PA इक्वल टू आई इंटू P। ओके, इसी तरह से डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आई इंटू KBM, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आई इंटू KFM, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड करेक्शन फैक्टर। किसने किया? वांट ऑफ साइंटिफिक जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया। तो कहने का मतलब वांट ऑफ फैक्टर के साथ आप किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी जो वेरिएशन आ रही है, वो जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है वो रिमूव आउट हो जाएगी। ठीक है जी, ये था आपके पास वांट ऑफ फैक्टर एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो कुछ सॉल्यूशंस के लिए, कुछ सॉल्यूट के लिए इसकी वैल्यू फिक्स भी होती है। कौन से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वहाँ पे आई फैक्टर वही रहता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे KCl NaCl के लिए 2, पोटेशियम सल्फेट के लिए 3। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है, जब ये डिकम्पोज करेगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे 2K प्लस 1 सल्फेट आए तो कितना हो गया, 3 हो गया। कहने का मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए आई की वैल्यू वही रहती है जो उसके नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है जी, सो वांट ऑफ फैक्टर विद कंसिडरेशन जो विद रिस्पेक्ट फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड के लिए लेस देन 1 रहता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है। याद क्या रखनी है, कैलकुलेशंस में हमें पता चल जाता है जब हम कैलकुलेट करते हैं।
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, बड़े सिंपल से हैं। सिंपली पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल फाइंड करते हैं वैसे ही करना है। सेकंड स्टेप में आई फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब आई निकालना है वहाँ पे। आप सीधा भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, आई यहाँ से भी निकल जाएगा आपका। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटरमिन करनी है, फिर उसके बाद आई निकालना है, देन करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना है, तो वहाँ वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट द वांट ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, व्हाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस आर ऑब्टेन्ड, ये सारी की सारी रहती हैं। जैसे ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम बेंजीन शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज बेंजोइक एसिड फ्रॉम डाइमर इन बेंजीन, डाइमर मतलब कंबाइन कर दिया वो। सो दिस इज KF बेंजीन के लिए गिवन है, आपने क्या करना है, वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करना है। तो 4 स्टेप में आपके पास ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होगा। एपरेंट मोलर मास फाइंड करिए, कंपेयर करिए एक्चुअल मोलर मास के साथ, देन वांट ऑफ फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन फाइंड करनी है, लास्ट में डिटरमिन परसेंटेज एसोसिएशन फाइंड कर लीजिए। ये 4 स्टेप आपके रहेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जब बोर्ड एग्जाम में ये पेपर आता है तो ये 4 स्टेप्स वहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करने हैं, हर एक स्टेप का मार्क रहेगा वहाँ। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग इसी को बोलते हैं। ऐसे ये सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है इसी तरह। ठीक, सो दीजिए आगे ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आ गए, प्रिंसिपल एप्लीकेशन एंटी फ्री सोल्यूशन जो हमने वैसे भी डिस्कस किया ही था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड वांट ऑफ फैक्टर। न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करने हैं। इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन आस्क योर क्वेरीज। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर।